हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे ये क्लास यानी कि द हिंदू एनालिसिस की क्लास में ली जाती है। आप यहाँ पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। साथ में हर एक दिन छोड़ के यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ इस क्लास के अंदर, उससे रिलेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है शाम को 9 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगली क्लास आज शाम को होने वाली है, उसकी लिंक नीचे कमेंट के अंदर पिन है, आप जाके उसके अंदर एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, हाई टाइम आप ले सकते हो, कोड यूज कर सकते हो SRC10। अभी एक बहुत अच्छा समय चल रहा है जहां पर अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। अभी अनअकैडमी के प्राइस इस डिस्काउंट के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिखने वाले हैं, तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। तो दोस्तों, आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल के अंदर क्या खास है? ये द हिट्स एंड मिसेस ऑफ टेंगेडकोस टैरिफ पिटीशन। रिसेंटली क्या हुआ कि तमिलनाडु की, आपने सुना होगा कि डिस्कॉम कंपनी है जो काफी लॉस में चल रही है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा लॉस के अंदर कोई कंपनी चल रही है तो वो यही है, ठीक है, डिस्कॉम के अंदर। और भारी लॉस में होने के कारण ये लगातार खबरों के अंदर बना रहता है तमिलनाडु का मुद्दा, और इवन गुजरात वगैरह फिर सेकंड थर्ड नंबर पे आते हैं। तो अब बात करते हैं कि यार ये जो तमिलनाडु की डिस्कॉम कंपनी है, इसे हम लोग किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और ये अपने आप को ठीक करने की कोशिश कैसे कर रही है, उसे भी इवोल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सिलेबस के अंदर डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है GS3 के अंदर, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में जो PSU वगैरह होती हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं वो जनरली एग्जाम्पल के अंदर आप कोट कर पाते हो, इसलिए भी टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है कि तमिलनाडु की जो डिस्कॉम कंपनी है, जिसका नाम है तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम लोग टेंजेडको कह रहे हैं। तो ये जो टेंजेडको है ये भारी लॉस में है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का लॉस है। और इनके लॉस का कारण है, पहला तो AT&C गैप। दूसरा कारण है कि यार मतलब इनका जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई है वो ज्यादा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू से। मतलब रेवेन्यू इतना मिल नहीं पाता जितना इनको सप्लाई करने में पैसे लगते हैं। होता क्या है, व्हाट इज बेसिकली अ डिस्कॉम कंपनी। तो डिस्कॉम कंपनी का मतलब होता है, जैसे एक कंपनी है जो बिजली जनरेट कर रही है, तो दिस जनकॉस जनरेशन कंपनी। वहीं दूसरी तरफ आप कंज्यूमर हो जो क्या कर रहा है, बिजली का उपभोक्ता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि यार जो जनरेशन कंपनी है वो रोड पे निकले, आलू ले लो कांदा ले लो करके और खुद ही बिजली बेचे। नहीं, ये बिजली बनी कहीं और है, इससे लोगों तक पहुंचाना है, तो जो पहुंचाने का काम है ये डिस्कॉम कंपनी करती है। ये डिस्कॉम कंपनी बिजली खरीदती है जनरेशन कंपनी से और फिर ये बेचती किसको है, कंज्यूमर को। अब क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसके हाथ में। जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, हाथ में लेके तो नहीं जाओगे, ये लो बिजली ले लो, तारों से जा रहा है। तार में जब बिजली ट्रेवल करेगी तो आपको नहीं लगता हीट लॉस होगा, तो एक लॉस तो वहां हो जाता है। दूसरा कि कंज्यूमर कंज्यूमर हमारे यहाँ पर एकदम तूफान हो रहा है। ये बिजली की तारों में तार डाल देते हैं, ये मीटर के अंदर काम लगा देते हैं, जिसके कारण से बिजली का बिल नहीं आता है। पर डिस्कॉम कंपनी तो ऑलरेडी पेमेंट कर चुकी है ना जनरेशन कंपनी को। लॉस किसका है, डायरेक्टली डिस्कॉम कंपनी का। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पे कंज्यूमर इतने तूफान हुए बैठे हैं कि कई सारे कंज्यूमर तो ऐसे भी करते हैं कि जो बिजली है, मतलब ऐसे मीटर है, पुराने मीटर लगवा रखे हैं, अभी तो नए मीटर प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। नए मीटर भी आ जाते हैं तो घर के अंदर एक बटन का प्रयोग कर लेते हैं, उसके ऊपर स्विच दबाया तो मीटर चलने लगेगा, स्विच बंद किया तो मीटर बंद हो जाएगा, मीटर बंद तो फिर पैसे भी आना कम। जब घर में बड़ी बड़ी बिजली के अप्लायंस चल रहे हैं ना, तो समय पे वो क्या करते हैं, मीटर ही बंद कर देते हैं। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, जिसके कारण से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ सप्लाई जो है वो उनको ज्यादा पड़ता है। इनका रेवेन्यू बहुत कम है, इनको पेमेंट इतना मिल नहीं पाता। एक समस्या तो ये है। तो दूसरी क्या होती है, सब्सिडी वगैरह चलती है साहब।
कंज्यूमर को सब्सिडी दे दी जाती है कि अब भैया ये बिजली है इसको हम लोग इतना ही लेंगे, 200 यूनिट तक फ्री कर देंगे। पर ये जो लॉस होगा ये सरकार यानी कि राज्य सरकार नहीं भुगतेगी, ये कोई भुगतेगा तो डिस्कॉम कंपनी भुगतेगी। तो एक प्रॉब्लम हम लोगों को ये भी देखने को मिलती है। साथ में क्या होता है, डिस्कॉम कंपनी के पास में पेमेंट कम होने की वजह से डिस्कॉम कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने देखा है कि अगर पूरे विश्व के अंदर देखोगे तो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे आज भी तार लटके हुए हैं और वो बिल्कुल ऐसे तार लटके हुए हैं एकदम झूल के नीचे आ रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास में प्रॉपर पैसे है नहीं, जिसके कारण से नई टेक्नोलॉजी आएगी नहीं। नई टेक्नोलॉजी आएगी नहीं तो वही पुरानी टेक्नोलॉजी, और उस पुरानी टेक्नोलॉजी में भी वो बहुत ही पुरानी हो गई कि वो और खराब सी होने लगी है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो हम लोग को डिस्कॉम कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। अब एक तरफ डिस्कॉम कंपनी के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो तमिलनाडु के अंदर ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। एक और क्या होता है कि बिजली, मतलब आप देखो ना कि सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं पर बिजली के दाम नहीं बढ़ रहे। तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पर बिजली के दाम नहीं बढ़ रहे हैं 3-3 4-4 साल तक, तो भी इनका लॉस होता है। तो रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि एक प्रपोजल दिया है, जिस प्रपोजल के अंदर इन्होंने कहा है, बेसिकली प्रपोजल नहीं है, इन्होंने पूरी मांग रखी है सरकार के सामने जो एक्सेप्ट होना बिल्कुल है, मतलब फिक्स है, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया है कि हर साल हम लोग पैसे बढ़ाएंगे बिजली को सप्लाई करने के, ताकि इन्फ्लेशन इंक्लूड हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इन्होंने कहा कि यार जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग स्टेप लेंगे, साथ में ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना है तो डिस्कॉम कंपनी अपनी जेब से पैसा तो नहीं लगाएगी, तो डिस्कॉम कंपनी किससे लेगी, कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर से लेने के लिए ग्रीन टैरिफ का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा भी यहाँ कहा गया। पर इन्होंने ये जो पूरा प्रपोजल दिया है, ये जो बिजली मतलब डिस्कॉम कंपनी के अंदर जो चेंजेस होने वाले हैं तमिलनाडु के अंदर, उसके अंदर कुछ कमी है। पहला ये है कि यह जो टैरिफ है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ग्रीन टैरिफ 150% है। इतना ज्यादा अगर आप टैरिफ लोगे तो लोग जो है वो इस टैरिफ से बचने की कोशिश करेंगे, आपको टैरिफ जो है वो मिलेगा नहीं। दूसरा क्या है कि डिस्कॉम के अंदर एक बहुत बड़ी इशू ये रहती है कि जो हाई टेंशन लोग हैं, हाई टेंशन मतलब जो सर पकड़ के बैठे हैं वो नहीं, ऐसे लोग जिनके पास में ज्यादा बिजली की खपत होती है, और एक ऐसे जो कि कम बिजली की खपत करते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है कि यार अमीर लोगों से भी पैसे लो, जितनी उनने बिजली यूज करी है, गरीब से भी लो जितनी उसने बिजली की यूज करी है, डिपेंडिंग ऑन के किसने कितनी बिजली यूज करी है। एक तरीका ये होता है। ये तरीका अच्छा है कि भैया जिसने जितना यूज करा उससे उतना पैसा ले लो, पर इसकी वजह से ज्यादा ओवर यूज बिजली का डिस्करेज नहीं हो रहा। लोग जो है वो अभी भी ज्यादा बिजली का प्रयोग कर रहे हैं। भैया उन्होंने पंखा चालू छोड़ के चल जाना है तो फिर क्या करो, ऐसा करो ना कि यार ऐसे अलग अलग स्लैब बना दो कि 200 यूनिट तक अगर आपने बिजली का प्रयोग करा तो हम लोग आपसे पैसे नहीं लेंगे, 400 यूनिट तक लिया तो आपसे 1.5 गुना लेंगे, 500-800 यूनिट तक लिया तो इतना लेंगे। रिटेल के अंदर, घर के अंदर, नॉट इन कंपनी, बड़ी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यार जो लोग हैं वो डिस्करेज होंगे ज्यादा बिजली की खपत करने से और बिजली को बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिसके कारण से जनरेशन कंपनी के ऊपर भी नुकसान जो है वो कम हो। यहाँ पर क्या किया गया है, हाई टेंशन लोगों से पैसे जो हैं, टैरिफ जो हैं वो ज्यादा वसूल करने की बात की गई है। लगभग 100% ज्यादा टैरिफ जो है वो यहाँ पर वसूल किए जाएंगे, चार्जेस वसूल किए जाएंगे, लो टेंशन से कम चार्जेस वसूल किए जाएंगे, जो मैंने बताया इसका बेनिफिट। अब इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि यार देखो लो टेंशन वाले लोग भी अच्छा खासा बिजली की खपत करते हैं और शाम के समय पे इनकी तरफ से ज्यादा पिक देखने को मिलता है। अगर इनसे, और ये लोग जो है वो ज्यादा नंबर में, हाई टेंशन वाले लोग कम नंबर में, मतलब ज्यादा बिजली की खपत करने वाले लोग जिनके घर में बिजली का बिल 5,000, 6,000, 8,000 आ रहा है वो लोग कम है। कम बिजली का बिल लाने वाले लोग ज्यादा हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब ये कम कम बिजली मिलती है तो ये ज्यादा बिजली की खपत बन जाती है। ऐसी कंडीशन में इनके ऊपर भी प्रॉपर टैरिफ लगना चाहिए। दिस इज सेकंड आर्गुमेंट। साथ में क्या है कि कोल और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाएगा, जिसके अंदर कोल और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करने के लिए
कोयला वाली एनर्जी, ये दो अलग अलग है, ठीक है। कोयला जो है वो नॉन रिन्यूएबल है और एक दूसरी जो है वो रिन्यूएबल है, ठीक है, जिसके अंदर सोलर, विंड, टाइडल सब आ जाएगी, क्योंकि ये समुद्र के पास है तमिलनाडु, ठीक है। अब जब मैं कोयले की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर 87% जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो अभी भी थर्मल पावर प्लांट्स है, जो कि आने वाले समय में महंगी बिजली होने वाली है और लॉन्ग टर्म नहीं है। वहीं केरला के पास, तमिलनाडु के पास में ऑलरेडी 1890 मेगावाट तक की कैपेसिटी है कोयले के पावर प्लांट की, जो लगभग 30 साल पुराने हैं, मतलब पुराने भी पुराने। तो कोयले के ऊपर फोकस ज्यादा किया गया है, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कम किया गया, ठीक है। एक इशू ये है, और ये लगभग सारी डिस्कॉम कंपनी के अंदर। उसके अलावा जैसे तमिलनाडु का जो इन्वायरमेंट मंत्रालय है उसने कहा था कि 2026-27 तक 35.95% तक की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तमिलनाडु की वो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी होगी। पर अभी जो ये है, ये जो नए चेंजेस किए जा रहे हैं इसके अंदर ना, जो एक्चुअल टारगेट कहा गया था उससे आधा टारगेट ही सेट किया गया। तो मतलब अभी ये जो डिस्कॉम कंपनी को वापस ठीक करने की, रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत अच्छी स्टेप है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम कम है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को हम लोगों को इंक्लूड करना है, पर कोयले का प्रयोग जो है वो ज्यादा किया हुआ है। दूसरा इशू क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कम फोकस है। अब देखो, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो एक सस्ती एनर्जी है, इसके अंदर कोयले के महंगे या सस्ते होने के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सूरज का रेट थोड़ी बढ़ जाएगा, सूरज ऊपर से बोलेगा कि नहीं यार मैं धूप देने के लिए अब डबल पैसे लूंगा, या हवा जो है बोलेगी कि नहीं मेरे को ज्यादा पैसे चाहिए, इनसे उतनी ही एनर्जी बनेगी लगातार। तो ये क्या है, किफायती एनर्जी है। वहीं कोयले के रेट जो है वो बढ़ या कम हो सकते हैं, तो ये क्या है, वोलेटाइल एनर्जी है। ऐसी कंडीशन के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस ज्यादा किया जाना चाहिए, पर यहाँ पर फोकस अभी भी शॉर्ट टर्म के ऊपर है, थर्मल पावर प्लांट के ऊपर है। इसके अलावा फिर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। कंटेंट मॉडर्नाइजेशन ऑन विकीपीडिया। विकीपीडिया के ऊपर रिसेंटली हम लोगों को देखने को मिला कि अर्शदीप सिंह, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के एक प्लेयर हैं, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान में एक केस छोड़ दिया था। जब उनके द्वारा केस छूटा तो उसके बाद में उन्हें ट्रोल करने के लिए कुछ लोगों ने, मतलब आप ये जो एग्जांपल है ये इंटॉलरेंस के अंदर लिख सकते हो कि इंडिया में इंटॉलरेंस किस तरीके से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, सोशल मीडिया, इंटरमीडियरी, इनकी चीजों को किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है, ऑनलाइन कंटेंट को किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है, कम्युनलिज्म को रोकने के लिए, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने के लिए, रीजनलिज्म को कम करने के लिए, इन सारी चीजों के अंदर ये रोल जो है वो क्रिएट हो सकता है। अब खालिस्तान का जो ये प्रयोग किया गया किसी व्यक्ति के द्वारा, तो ये रीजनलिज्म को भी दर्शाता है, ये कम्युनिटी को भी दर्शाता है। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को इंटरमीडिएटरी के अंदर देखने को मिलेगी। अब ऐसी कंडीशन के अंदर रिसेंटली क्या किया गया है कि विकिपीडिया के ऑफिशियल को भारत द्वारा बुलाया गया कि बैठो, ये क्या किए हो, समझाओ अपने लोगों को। तो विकिपीडिया ने बोला, कह रहे साहब हम क्या करें, हमारे हाथ में थोड़ी है। अब विकिपीडिया का बिजनेस नहीं लिखना है, यूपीएससी के अंदर ये बिजनेस नहीं आएगा कि विकिपीडिया क्या कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मतलब इस आर्टिकल के अंदर एक बड़ा सा बिजनेस विकिपीडिया का दिया हुआ कि विकिपीडिया क्या कर, पर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना समझो कि विकिपीडिया के अंदर जो भी चीजें होती है वो कोई भी एडिट कर सकता है, और नीचे दिया भी जाता है, अलग अलग रेफरेंस जो है वो लिख दिए जाते हैं, ठीक है। तो विकिपीडिया जो है वो एक इंटरमीडियरी है, जहां पर एक व्यक्ति अपनी इंफॉर्मेशन डालता है और दूसरा व्यक्ति जो है पढ़ता है, इन दोनों के बीच का एक बिचौलिया है विकिपीडिया, ठीक है। अब जो इंटरमीडियरी होते हैं, यानी कि जो बिचौलिए होते हैं, इनके पास में लीगल इंडेमनिटी होती है। मतलब कभी आप फेसबुक के ऊपर कोई कंटेंट डाल रहे हो तो उसके अंदर मार्क जकरबर्ग को कोई पुलिस पकड़ने नहीं जाएगी, वो आपको पकड़ने आएगी अगर आपका कंटेंट खराब है तो। मतलब फेसबुक उसके प्रति, कंटेंट उसके अंदर जो है उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो लोग जो वो कंटेंट डाल रहे हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, लीगल इंडेमनिटी होती है। लीगल इंडेमनिटी होती है मतलब क्या, कि इनको कानूनन रूप से प्रोटेक्शन मिलती है इंटरमीडियरी को। पर ये क्या प्रोटेक्शन एब्सोल्यूट है, तो नहीं।
भारत के अंदर आईटी एक्ट आया था 2000 का, ठीक है, जिसके अंदर हुआ ये था कि पहले कंप्यूटर वगैरह थे नहीं, तो जीवन बढ़िया चल रहा था। पर फिर कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर आए तो कंप्यूटर के साथ में नई नई चीजें आ गई, जिसके अंदर डिजिटली एग्रीमेंट किए जाने लगे, जिसके अंदर इंटरनेट का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके अंदर क्या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाने लगी इंटरनेट के अंदर। अब इन सारी चीजों को रेगुलेट करना, जिसके कारण से एक अलग से एक्ट निकाला गया था। जो एक्ट होता है पार्लियामेंट का, उसी एक्ट के अनुसार नियम निकाले जाते हैं, यानी कि रूल्स निकाले जाते हैं। 2021 के अंदर आपको याद होगा आईटी रूल्स जो है वो भारत सरकार द्वारा निकाले गए थे। आईटी रूल्स के अंदर क्लियरली मेंशन है कि अगर किसी भी इंटरमीडियरी का के ऊपर कोई कंटेंट डलता है तो इंटरमीडियरी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। पर अगर इंटरमीडियरी को पता चल चुका है कि ये कंटेंट है, ये कंटेंट गलत है, तो उसके ये कंटेंट लोगों के बीच में घृणत्व उत्पन्न कर सकता है, या ये कंटेंट मोनोपोली वाला है, या ये कंटेंट पेटेंटेड है, वो कंटेंट किसी और व्यक्ति ने डाला है, तो ऐसी कंडीशन में इंटरमीडियरी का काम होता है इन चीजों को चेक करना और इमीडिएटली उन चीजों को, ऐसे कंटेंट को रिमूव करना। मतलब जब तक उनको चीजों के बारे में नहीं पता है कि कौन सा कंटेंट गलत था और वो आ गया, तब तक कोई बात नहीं। पर जब उनको पता चल चुका है उसके बाद भी उन्होंने रिमूव नहीं किया, देन दे मे फेस सम लीगल एक्शन। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। पूरा विकिपीडिया का मत पढ़ना न्यूज़पेपर के अंदर के विकिपीडिया की पूरी कहानी पढ़ ली, ठीक है, वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि विकिपीडिया का बिजनेस कैसे चलता है। अगर आपकी इच्छा है कि यार मतलब कैसे चलता है जानना है, तो आप बिल्कुल से पढ़ सकते हो आर्टिकल क्या विकिपीडिया के ऊपर जाके पढ़ सकते हो, पर वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये ना सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म वगैरह के अंदर इसको नोट्स के रूप में लिख लेना, ये यूज में आ जाएगा टॉपिक आपके एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके अलावा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर पैकेज कमोडिटी, इसके ऊपर एक ड्राफ्ट बिल आया है, ठीक है। एक बिल जो है अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज किया गया है, जिसके अंदर कुछ नए अमेंडमेंट बताए गए हैं। यहाँ पे देख लो आप, मतलब आर्टिकल के अंदर भी देख सकते हो यहाँ पर आप समझना कि जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं जरूरी नहीं है कि वो अमेंडमेंट ऐसे कैसे एक्सेप्ट हो। तो अभी इस चीज को पढ़ने से मतलब नहीं है। इवन एग्जाम के पहले ये प्रपोज अमेंडमेंट पास होंगे या नहीं पता नहीं, और अगर एग्जाम के पहले पास नहीं होते हैं तो इतनी डायनेमिक इंफॉर्मेशन यूपीएससी नहीं पूछता है कि बताओ कि जो पैकेजिंग के नए नियम हैं जो प्रपोज किए गए हैं उसके अंदर क्या लिखा है, ऐसा नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये प्रपोज फॉर्म में है। जो अमेंडमेंट प्रपोज होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, मतलब चेंज होके पास हो। तो इसलिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि यार प्रपोजल क्या है, पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि यार भारत के अंदर अभी ये पैकेजिंग के ऊपर किस तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है, ठीक है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाती है। तो भारत के अंदर लीगल मेट्रोलॉजी का मतलब वही है कि यार ये सारी जानकारी बॉक्स के ऊपर लिखना। पैकेज कमोडिटी रूल 2011 लागू होता है, जिसके अनुसार सारे मैन्युफैक्चरर, पैकेजर, इंपोर्टर सबके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन लगते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज ये होती है, कभी आपने देखा होगा ये डब्बे वगैरह, अगर नहीं देखे हो तो दिखा देता हूँ। ये डब्बे होते हैं, ठीक है, ये पूरा पैकेजिंग है, इसके ऊपर ये पैकेजिंग की हुई है, ठीक है। दूसरे प्रकार के डब्बे उनके अंदर अलग प्रकार की पैकेजिंग होती है। तो इसके अंदर ना जो नीचे की तरफ आप देखते होगे, अगर दिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर ना नाम और एड्रेस लिखा जाता है मैन्युफैक्चरर का, जिसने पैकिंग की है उसका, इंपोर्टर का, ठीक है, उसकी जानकारी दी जाती है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर ना मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कंज्यूमर केयर इंफॉर्मेशन को उसको किस तरीके से गाना है, जैसे कोई दवाई है तो उसको कैसे गाना है, फिजिशियन के अंदर यूज करना है कि नहीं करना है, कैसे क्लाइमेट के अंदर इसको रखना है, कब तक की एक्सपायरी डेट होगी, इन सारी चीजों की जानकारी एक साथ लिखी जाती है। ये एक साथ लिखी हुई जानकारी को क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल, कि जितनी भी मेजर इंफॉर्मेशन है उसको एक साथ लिख दो। ऐसा मत करो कि एक पॉइंट यहाँ लिखा, एक पॉइंट यहाँ लिखा, एक पॉइंट यहाँ लिखा, एक पॉइंट यहाँ लिखा और आदमी ढूंढता बैठ रहा है, ठीक है। सारी जो एक जैसी इंफॉर्मेशन है उनको एक साथ लिख दो, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की इंफॉर्मेशन को एक साथ लिख दो, ठीक है। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इधर,
मैन्युफैक्चरिंग की मतलब कितने में बेचना है, कब बनी थी, क्या एक्सपायरी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इधर कर दी। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल। ठीक है, जो अलग से बनाया जाता है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांसपेरेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसे भी आप एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हो, साथ में प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, इन दोनों टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रपोज अमेंडमेंट क्या है, वो जब अमेंडमेंट आएगा, हो जाएगा, पास होगा, तब पढ़ेंगे। बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फिर बात करते हैं GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की है। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको याद होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जस्ट आने के बाद में भारत के अंदर कोविड-19 आया। भारत की एजुकेशन सिस्टम के अंदर उथल पुथल मच गई। उसके पहले भी कोई भारत की एजुकेशन सिस्टम ऐसा कोई बहुत अच्छी नहीं थी। भारत के स्कूलों के अंदर आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। प्रॉपर लैब तो छोड़ो, टॉयलेट भी नहीं है। ऐसे इश्यूज जो है वो हम लोगों को भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। मतलब टॉयलेट जो है वो अभी बनाई गई है ना, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर। उसके पहले टॉयलेट ही नहीं थी। आप सोचो कि लैब क्या होगी जब टॉयलेट ही नहीं है, प्रॉपर बिल्डिंग क्या होगी, क्लासरूम प्रॉपर होंगे कि नहीं, वो तो सेकेंडरी चीज हो जाती। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक स्कीम निकाली गई है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी कि प्रधानमंत्री श्री स्कीम। इसके बहुत डिटेल को मत लिखना, पर ये प्रधानमंत्री श्री स्कीम जो है वो अलग से लिख लेना अपने एजुकेशन के नोट्स के अंदर। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, मतलब ये ट्रेंड खुद से ऑब्जर्व करके याद रख लेना, है ना। इसके एग्जैक्ट अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है, वो मैं बस फीलिंग के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब ये जो पहली लाइन है ये वो लिख लेना कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 27,360 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राज्यों को दिए जाएंगे, ताकि 14,500 स्कूल जो है उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, उनके अंदर चेंजेस हो सके। अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 27,360 करोड़ और 14,500 स्कूलों के अंदर चेंजेस किए जाएंगे और उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, वहां पर लैब वगैरह लगाए जाएंगे। पर समझना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो स्कूल है, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट में से अलग है क्या? मतलब ये मध्य प्रदेश है, ये यूपी है ऊपर, ठीक है, इधर तेलंगाना है, इनके अंदर के स्कूल ही सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल बनेंगे ना। मतलब है तो वो इंडिया ही, उसी के सेंटर की यूनिट के अंदर राज्य है। तो राज्यों को पैसा दिया जाएगा कि भैया तुम एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो आज तो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है बेसिकली। तो राज्यों को पैसा दिया जाएगा कि आप इम्प्लीमेंट करो, पर उन राज्यों के स्कूलों को डेवलप किया जाएगा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले। तो कौन इम्प्लीमेंट करने से मना कर रहा है? दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो मना कर रहा है, बोलता है कि ये स्टेट की पावर होती है एक्सक्लूसिवली, सेंटर यहाँ पे क्यों इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, वहीं हर एक स्कूल को 2 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। 2 करोड़ रुपए देने के बाद में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो किया, मतलब 2 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा स्कूल को, जिसका 40% फंड जो है वो प्रिंसिपल वगैरह यूज कर सकेंगे। साथ में स्कूल के क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क को भी डेवलप किया जाएगा, जिसके अंदर चेक किया जाएगा कि बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटीज, लर्निंग आउटकम्स कितने हैं, स्कूल का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से कितना अटैचमेंट है, कितना ज्वाइन है, कितनी बार हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में विजिट करने ले जाया जाता है, एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम जो लोकल लेवल पे अवेलेबल है उसका कितना एक्सपोजर एक स्कूल के बच्चे को मिल रहा है, साथ में स्कूल कितना भारत के हेरिटेज को प्रमोट कर रहा है, साथ में भारत की वैल्यूज को कितना प्रमोट कर रहा है। ऐसा ना हो अंग्रेजी वैल्यूज को प्रमोट करे और भारतीय वैल्यूज को डाउनग्रेड करें। कितनी कॉन्शियस ड्यूटीज, नेशन बिल्डिंग के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चे के अंदर इंकलकेट की जाएगी। इन सारी चीजों के अंदर ये प्रधानमंत्री श्री स्कीम जो है वो काम करने वाली है। इसके अलावा ब्रीदर फॉर द कोल प्लांट, ये GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये गलती से GS2 में आ गया। ठीक है, कोयले के पावर प्लांट के अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, मर्क्यूरी निकलता है। अब समझदारी क्या है? समझदारी यह है कि जितना भी एमिशन हो रहा है इसको ऐसे कैसे वापस से स्क्वीज कर लिया जाए, जिसके लिए 2015 के अंदर कहा गया था, नॉर्म्स निकाले गए थे कि जितने भी कोयले के पावर प्लांट है वो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मर्क्यूरी जो रिलीज हो रहा है उसको वापस से स्क्वीज करे, कंट्रोल करे। कैसे करे? तो उसके लिए डेट दी गई थी
कि कुछ टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया जाए, कुछ ऐसी मशीनरीज को इंस्टॉल किया जाए जो पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी कहलाती है। जैसे सल्फर को कंट्रोल करने के लिए यहां पर बताया गया है सल्फर डीसल्फ्यूराइजेशन इक्विपमेंट फ्लू गैस के, ठीक है, फ्लू गैस को वापस से लेने के लिए, ठीक है। तो फ्लू गैस को वापस से लेने के लिए जो सल्फर डी सल्फराइजेशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है उनको इम्प्लीमेंट करो। मर्क्यूरी के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो इन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की बात मंत्रालय ने की थी और 2015 में की थी। कहा था 2017 तक दिसंबर 2 साल के अंदर अंदर इसको इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। 4% पावर प्लांट में इम्प्लीमेंट हुआ होगा ठीक से, जिसके बाद में 2022 के अंदर डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया। वहीं दिल्ली यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, इस दौरान में दिल्ली के पॉल्यूशन काफी ज्यादा खराब हो रहा था, तो उसके लिए डेडलाइन 2020 तक सेट की गई थी, पर अभी भी नॉन कंप्लायंस, अभी भी ठीक से प्रोग्रेस नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या लगता है आपको? गोल नहीं हुआ तो क्या कर देंगे, गोल पोस्ट उठा के वहां रख देंगे जहां पर बॉल जा रही है, ठीक है। तो फिर क्या कर दिया कि गोल नहीं जा रहा तो गोल पोस्ट को पीछे कर दिया, बॉल गोल के पीछे निकल गई, कोई बात नहीं, गोल पोस्ट को आगे ले जाए। तो उस तरीके की चीजें जो है वो की जाती हैं, जिसके बाद में वापस से क्या किया गया है, नॉन कंप्लायंस और लिमिटेड प्रोग्रेस होने की वजह से डेट को एक्सटेंड कर दिया गया 2025। 2015 में निकाली हुई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2025 तक के टारगेट पे पहुंच चुके हैं। उसमें भी फिक्स नहीं है कि ये तारीख फिक्स है, इसके आगे और एक्सटेंड नहीं करेंगे। 10 साल लग गए छोटी सी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में। यहाँ पर किसकी इशू क्या है, मतलब मेन इश्यूज क्या है? तो मेन इशू यहाँ पर सीधा सा इतना है कि यार इंडस्ट्री को भी अपने प्रॉफिट से ज्यादा इन्वायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। ये जो लगातार डेडलाइन पीछे हो रही है उससे हमको समझ में आ रहा है कि एमिशन नॉर्म जो है वो कभी इंप्लीमेंट होने ही नहीं वाले हैं ठीक से। तीसरी चीज कि गवर्नमेंट नीड टू बी स्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट को डेडलाइन एक्सटेंड करने की बजाय एक्शन लिए जाने चाहिए। एनजीओ के लिए तो फट से एक्शन ले लिए थे कि एनजीओ की वजह से ये होता वो होता, और एनजीओ के ऊपर एक्शन नहीं लेती है, तो फिर इन इंडस्ट्री के ऊपर क्यों नहीं कि भैया तुमने टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तुम पेनल्टी भरो। वो जो लीगल सेंटिटी है उस सेंटिटी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। पेनल्टी दो, पेनलाइज करो, वो करोगे तो इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं तो कहाँ करेंगे साहब, है ना। तो गवर्नमेंट की भी कहीं समस्या है। वहीं साथ में एनसीआर रीजन के लिए 2025 तक की डेडलाइन नहीं है, इसके लिए 31 दिसंबर 2024 तक की डेडलाइन है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेस दिया गया है, मतलब एक्चुअली में साउथ ईस्ट रीजन की मीटिंग हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, साउथ ईस्ट के देश मिले थे। इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल करेंगे, इवन और ओरल और आई अफेक्शन। तो सवाल उठता है कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती क्या है और इनको क्यों कंट्रोल करना है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, कैंसर सुना है? किसी को कैंसर है, आप उसके पास बैठ जाओ, उसके सर के ऊपर बैठ जाओ, आपको कैंसर नहीं होगा। कैंसर कम्युनिकेबल नहीं होता है। कैंसर के अलावा किसी को हार्ट अटैक या फिर दिल की समस्या है, उसके समाचार लेने तो जाते हो कि यार इनको पहला हार्ट अटैक आ गया, चलो मिल के आ जाए, कल रहे ना रहे, तो मिलने पहुंच जाते हो। तो क्या उसको हार्ट अटैक आया तो उसके छूने की वजह से क्या आपको भी हार्ट अटैक आएगा क्या? नहीं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। पर किसी को कोविड है, उसके पास में चले गए, आप कह रहे भाई क्या हालचाल, तो सुना तेरा कोविड है, ला बता यार तेरा बुखार चेक करो, तो हो सकता है आपको भी कोविड हो जाए। कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। मतलब मेरे को तो डर यही लग रहा था कोविड के समय पे कि आधे लोग इसी समय से इसी चक्कर में बीमार हो जाएंगे भारत में। यार सुना उसको वो बीमार होगा, थोड़ा समाचार लेके आए हैं। हाँ, समाचार लेके नहीं जाएंगे तो अपने आप कौन आएगा, अपन मर गए किसको बता देंगे, फिर वहां मरने जाएंगे। तो वैसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी कई सारी जगहों पर, ठीक है। तो अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जब कम्युनिकेट नहीं हो रही है तो फिर दिक्कत क्या है, क्या ही लफड़ा। दिक्कत ये है कि धीरे धीरे करके कैंसर, हार्ट अटैक ऐसी बीमारी जो है वो लगातार बढ़ रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बढ़ रही है। इसका पहला कारण है हमारी दिनचर्या।
एक्सरसाइज के ऊपर फोकस नहीं है, प्रॉपर रूप से समय पे उठना सोना नहीं है, शरीर के अंदर स्ट्रेस का बढ़ना, सिगरेट अल्कोहल जैसी चीजों का प्रयोग करना, जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बढ़ती है। साथ में जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ती है। जैसे अगर एक पेरेंट है जिसके को कैंसर हुआ था, तो फिर बच्चे के अंदर भी कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और ये मात्रा जिस तरीके से बढ़ रही है, तो इसे कहा जा रहा है कि स्लो पेंडेमिक है, पर ये स्लो पेंडेमिक बहुत बुरा असर जो है वो विश्व के ऊपर डाल सकता है। तो इस स्लो पेंडेमिक को कंट्रोल करने की बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने करी है, इंडिया ने कई बार करी है। इंडिया के हेल्थ मंत्रालय ने भी इसके ऊपर कंसर्न जो है वो शो किए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा रेलवे के अंदर आपने देखा होगा ना, ये पटरी होती है, इसके आसपास जगह जो है वो खाली रहती है। तो ये जो खाली जगह है वो लीज पे दी जाएगी 1.5% दर के लिए, के साथ में 35 सालों के लिए कार्गो के लिए, ताकि यहाँ पर कार्गो जो है वो किया जाए, मतलब पैकेजिंग वगैरह ये सारी चीज की जाए, और उसके बाद में ऐसे कैसे वो रेलवे के अंदर डाल दिया जाए, ताकि क्या हो, ओवरऑल रूप से एम्प्लॉयमेंट बढ़े, कार्गो सेक्टर जो है वो डेवलप करे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो ऐसा 10 कमेंट करो। ठीक है, मैं बस वही टॉपिक कवर करता हूँ जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई सारे टीचर्स हैं जो मतलब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री पढ़ाने लग जाते हैं, एक एक चीज पढ़ा रहे हैं, जितने आर्टिकल आए सब पढ़ा रहे हैं, नॉट रिलेवेंट विद द एग्जाम। इतने सारे टॉपिक पढ़ोगे दिमाग हैंग हो जाएगा। रोज के 12-15 करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो कितना याद रखो। लिमिटेड करंट अफेयर्स पढ़ो, बस वो याद रखो जो यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने को तो और भी बहुत सारी चीज आई हैं, बाकी वो हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी। जैसे राजपथ हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था कि राजपथ का नाम जो है वो कर्तव्य पथ किया जा रहा है, तो उसको मैंने अलग से वापस कवर नहीं कराया। कल ऑलरेडी हम लोग उस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि कल ही मेरे को समझ में आ गया था यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी भी कई सारी चीजें थी कि यार रेड वेट पड़ गई, इसके यहाँ पड़ गई, उसके यहाँ पड़ गई, नॉट रिलेवेंट विद द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, चाइना और रशिया की मीटिंग मीटिंग हो गई, तो एक एक बॉल बाय बॉल कमेंट्री थोड़ी याद करेंगे कि रशिया चाइना का एक्सिस बन रहा है। पता है रशिया चाइना का एक्सिस बन रहा है, उसके कई सारे एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, तो वापस से उसका एक और एग्जाम्पल कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐसी चीजों को ऐड करो, या फिर ऐसी कोई सी चीज वहां पर होती जो इंडिया के ऊपर डायरेक्ट असर डालती, तो फिर हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते। पर अलग से उसके ऊपर चर्चा करने की कोई आवश्यकता मेरे को लगी नहीं, क्योंकि वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि वो मेंस आंसर राइटिंग में काम आ सकता है, पर मेंस के अंदर आंसर राइटिंग में आपके पास में रशिया चाइना एक्सिस के लिए और भी कई सारी चीजें हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन के अंदर चाइना ने वोट को एब्सटेन किया है ना, चाइना ने डील वील साइन कर दी है कि आपका जो ऑयल वगैरह है वो हमको देना, रशिया जो है वो चाइना को ऑयल दे रहा है। यू हैव सफिशिएंट एग्जांपल फॉर दैट। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, है ना। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो ऐसा 10 कमेंट करो। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।